वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं वुमेन हेल्थ एंड डिजीज़। इस चैप्टर को हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि डिजीज़ क्या होता है, हेल्थ क्या होता है और कितने टाइप्स के डिजीज़ होते हैं, और जो टाइप्स ऑफ डिजीज़ होते हैं वो डिजीज़ किस पैथोजन से कॉज होते हैं, कौन कौन से पर्टिकुलर पैथोजन होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इस चैप्टर को हम एकदम शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल थ्योरी की तरह एकदम समरी टाइप की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेल्थ क्या होता है। जब हम पूरी तरीके से फिजिकली, मेंटली, सोशली सब तरीके से जब फिट होते हैं, वेलबींग होते हैं, मतलब जब हमारे माइंड पे कोई भी प्रेशर ना हो और आसपास से भी कोई भी प्रेशर ना हो और हमारी बॉडी में पूरी तरीके से फिट होती है, तो उसे हम बोलते हैं गुड हेल्थ, और इसी को बोला जाता है हेल्थ। तो हेल्थ क्या होता है? जब हम फिजिकली, मेंटली और सोशली पूरी तरीके से वेलबींग होते हैं उसे हम बोलते हैं हेल्थ। अब अगर हम डिजीज़ की बात करें तो डिजीज़ क्या होता है? डिजीज़ का मतलब जब हमें सोशली कोई प्रॉब्लम हो या मेंटली कोई प्रॉब्लम हो या बॉडी से रिलेटेड मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डिजीज़ होती है, जैसे या टाइफाइड हो गया या निमोनिया हो गया, या कैंसर हो गया, ये एड्स हो गया, तो हम बोलेंगे कि हमें क्या है, हमें डिजीज़ है, मीन्स कोई ना कोई बीमारी हमें है, तो उसे हम बोलते हैं डिजीज़। अब डिजीज़ 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब उनके डिवीज़न के अकॉर्डिंग उनको 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया। सबसे पहला होता है इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। हम बचपन में पढ़ते हैं और इसी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस को हम बचपन से हमें पढ़ाया जाता कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बट 11th के बाद हम जहाँ भी स्टडी करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब ये इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी डिजीज होती है? अब नाम से ही पता चला इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का मतलब होता है ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती है, या उनके कांटेक्ट में आने से, या फिर उनके द्वारा कोई भी सब्सटेंस अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे भी वो डिजीज़ क्या होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती है। तो जब कोई भी डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती है, उनके कांटेक्ट में आने से या फिर उनका कोई भी सब्सटेंस टच करने से, उसे बोला जाता है इन्फेक्शियस डिजीज़। अब अगर हम बात करें इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, तो कौन कौन सी होती है इन्फेक्शियस डिजीज़? सबसे पहला हो गया कॉमन कोल्ड, और क्या होता है, टाइफाइड भी एक प्रकार का इन्फेक्शियस डिजीज़ ही है, और निमोनिया। तो ये सारी डिजीज़ कैसी होती हैं? ये सारी डिजीज़ इन्फेक्शियस होती हैं। अगर किसी को भी कॉमन कोल्ड हुआ है, अगर हम उसका कोई भी सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं या फिर उसके कांटेक्ट में हम आ रहे हैं, तब ये डिजीज़ क्या होगी, उस पर्सन से हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो सकती। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी डिजीज़? कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन से डिजीज़ किसी भी हेल्थी पर्सन में जब ट्रांसफ़र होती है, उनके कांटेक्ट में आने से उस डिजीज़ को बोला जाता है इन्फेक्शियस डिजीज़। अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती है? ऐसी डिजीज़ जो अगर हम किसी के फिजिकली कांटेक्ट में भी आ रहे हैं या फिर उसके सब्सटेंस को भी हम टच कर रहे हैं, उसके साथ हम रह भी रहे हैं, तब भी वो डिजीज़ हमारी बॉडी में नहीं ट्रांसफ़र होगी। कभी भी किसी भी हाल में मतलब कंडीशन में वो डिजीज़ उस पर्सन से हमारे अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो ऐसी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती है, उसे बोला जाता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, या हम बोल सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, और इन्फेक्शियस को बोल सकते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज़। अब ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती है? तो वो डिजीज़ का नाम है कैंसर। कैंसर कभी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होता है। अब कैंसर होता क्या है, इसी चैप्टर में हम आगे अभी स्टडी करेंगे कि कैंसर क्या होता है और क्यों कैंसर एक प्रकार का इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, क्यों वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती? ऐसी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती है उनके कांटेक्ट में आने से, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ ऐसी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती है किसी भी कंडीशन में। दिस टाइप ऑफ डिजीज इज नोन एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ डिजीजेस, या हम बोले पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? पैथोजन का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हो उन्हें हम बोलते हैं पैथोजन। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन सर्वाइव करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज कॉज करते हैं। अगर हम बात करें वायरस की, बैक्टीरिया की, प्रोटोजोन की, हेलमिंथ की और फंगस की, ये 4-5 जो टाइप ऑफ पैथोजन होते हैं ये सभी क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज कॉज करते हैं। किसके अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वायरल डिजीज के बारे में। तो वायरल डिजीज में सबसे पहला आता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड होता किससे, कॉमन कोल्ड जो है वो राइनो वायरस से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं नीट में या बोर्ड में हमारे बनते हैं, तो वो कैसे बनते हैं, ज़्यादातर जो है अब बोर्ड में क्वेश्चन बनेगा तो वो कैसे बनेगा, उसमें यही पूछा जाएगा कॉमन कोल्ड के पैथोजेंस के नाम लिखो या फिर उनके सिम्टम्स के नाम लिखो और ये डिजीज इन्फेक्शियस है कि नॉन इन्फेक्शियस, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट नीट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में जो है पर्टिकुलर उनके पैथोजेंस का नाम दिया है। अगर कोई उसका सीवियर केस है, मतलब अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं तो क्या होगी, वो डिजीज बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में चली जाती है। तो सीवियर केसेस अगर दिए गए हैं तो वो भी पूछा जा सकता है और उनके पैथोजन के नाम तो पूछे जाते हैं और साथ साथ में सिम्टम्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन नीट में बनते हैं और उसके पहले पता इस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड में बनते हैं। तो कॉमन कोल्ड होता किससे है, कॉमन कोल्ड जो है वो राइनो वायरस से होता है। अब कॉमन कोल्ड में होता क्या है, इन्फेक्ट द नेजल एंड रेस्पिरेटरी पासेस बट नॉट द लंग्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कॉमन कोल्ड में ये जो राइनो वायरस है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे नोज पे मीन्स जितने भी नेसल पासेस होते हैं उस पे भी इफेक्ट करता है और हमारे रेस्पिरेटरी पासेस पे इफेक्ट करता है। बट कॉमन कोल्ड से हमारे लंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो नीट में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, नीट में इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें हमारे लंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट, तो कौन सी डिजीज हो गई, और वो हो गया कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है, ये हमारे नेजल पासेस को और रेस्पिरेटरी पासेस को इफेक्ट करता है बट हमारे लंग्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। नेक्स्ट अब हम सिम्टम्स की बात करें कि कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, नेजल कंजक्शन, सोर थ्रोट एंड द कफ, हेडेक, टायर्डनेस एंड द हॉर्सनेस। और ये जो कॉमन कोल्ड होता है वो 3 से 7 दिन तक होता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन होगा, 3 दिन में नहीं ठीक हुआ तो ज़्यादा 1 हफ्ते होगा। और अगर 1 हफ्ते से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बढ़ जा रहा है तो इसका मतलब हमारी बॉडी में कोई बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो रहा है, तुरंत हमें क्या कराना चाहिए, अपना ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए, हमें अपना चेकअप करा लेना चाहिए। अगर कॉमन कोल्ड 3 दिन है 7 दिन है, ठीक है 7 दिन तक मैक्सिमम है, बट अगर 7 दिन से आगे गया तो मतलब हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज और हो रही, इसके अलावा तुरंत हमें अपना क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट चेकअप करा लेना चाहिए, उससे हमें पता चल जाएगा। अब ये डिजीज कम्युनिकेबल है कि नॉन कम्युनिकेबल है, ये डिजीज कैसी डिजीज है, कम्युनिकेबल मतलब इन्फेक्शियस डिजीज है, किसी को भी कॉमन कोल्ड होता है हम उसके कांटेक्ट में आते हैं या फिर उसका कोई भी यूटेंसिल हम यूज़ करते हैं या फिर किसी भी तरीके से उसके हम अगर कांटेक्ट में आ रहे हैं तो तुरंत वो डिजीज़ क्या होगी, हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हो गया क्योंकि बुक में एक ही वायरल डिजीज का नाम दिया कॉमन कोल्ड, बस तो जितना बुक में दिया उतना बोर्ड में पूछा जाएगा और उतना ही हमारे नीट में पूछा जाएगा, तो इससे भी एक्स्ट्रा डिजीज के बारे में हम नहीं स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज बुक में 2 दिए, एक तो टाइफाइड दिया गया, दूसरा दिया गया निमोनिया। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द टाइफाइड। पहले हम टाइफाइड के बारे में बात करते हैं। टाइफाइड किससे होता है, टाइफाइड जो है वो सैल्मोना टाइफी से होता है। किससे होता है, सैल्मोना टाइफी से होता है। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन इज बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब अगर हम पानी को ऐसे ही खुले में रख देते हैं या फिर हम गंदा पानी यूज़ करते हैं, कि कहीं कहीं ऐसे प्लेसेस अभी भी हैं जहाँ पे पानी जो है बहुत क्लियर नहीं आता, बहुत अच्छा नहीं आता, बहुत प्योर नहीं होता, साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं होती, तो उस वाटर को हम अगर पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रिंक के पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, हो सकता हो ये टाइफाइड का ही बैक्टीरिया हो, मतलब सैल्मोना ही उसमें हो, तो उससे क्या होता है वो तुरंत हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाएगा और हमें जो है टाइफाइड फीवर कॉज कर देगा हमारे अंदर। और फूड की बात करें, अब जैसे कि लोग बासी खाना जो खाते हैं,
आज शाम को बना लिया उसको कल शाम तक खा रहे हैं, तो मे भी इस पे बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। तो इस तरीके से ये डिजीज क्या होती है, ट्रांसफर होती है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से इसका इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफर होता है। देन पैथोजन इंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो टाइफाइड का पैथोजन होता है मीन सैल्मोना जो होता है वो सबसे पहले हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे अटैक करता है, उसके बाद वो ब्लड की हेल्प से मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे जाता है और वहाँ पे वो सर्वाइव करना स्टार्ट कर जाता है। देन नेक्स्ट इज सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज फीवर होता है। कितना होता है, 100 डिग्री 103 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना ज़्यादा तेज फीवर होता है। और स्टमक में पेन भी होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन एंड हेडेक। ये सारे सिम्टम्स किसके होते हैं, टाइफाइड फीवर के। अब इसमें क्या होता है, सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन इन सीवियर केसेस। अगर हमें टाइफाइड हुआ, हमने लापरवाही की, हमने प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं कराया, चेकअप नहीं कराया, क्योंकि कोई भी डिजीज होती है 2-3 दिन बाद ही पता चलता है। अब ये टाइफाइड फीवर है तो इसका पैथोजन बॉडी के अंदर इंटर करेगा, ये डिफरेंट पार्ट पे जाके सर्वाइव करे। अब फीवर होगा हमें तो हमें लगेगा दवाई खा लेते फीवर 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, बट वो फीवर ठीक नहीं होता है और हम बिल्कुल लापरवाही कर देते और जो है डॉक्टर से कोई भी चेकअप नहीं कराते। तो इससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, मीन्स पैथोजन हमारी बॉडी में एक्सेस ग्रो करने लगा है। जब पैथोजन बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी को ही नुकसान पहुंचाने लगे, डैमेज करने लगे। तो अगर हमें टाइफाइड हुआ है, हमारा ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है, मतलब हमारे इंटेस्टाइन में होल हो सकता है अगर हम टाइफाइड के कंडीशन में अपना प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। तो टाइफाइड किससे होता है, टाइफाइड सैल्मोना टाइफी से होता है। इसका जो पैथोजन होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, फिर ब्लड की हेल्प से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है और वहाँ पे वो सर्वाइव करता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, हाई फीवर, बहुत ही ज़्यादा तेज फीवर होता है, स्टमक में पेन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन एंड हेडेक। बट मेन सिम्टम्स जो होता है वो टाइफाइड का होता है, हाई फीवर एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशन। और इंटेस्टाइनल परफोरेशन किस केस में होता है, सीवियर केस में। ये तो हो गई टाइफाइड की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है दैट इज निमोनिया। निमोनिया किससे होता है, एक तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है और एक होता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। ये दो ऐसे पैथोजन होते हैं जो निमोनिया डिजीज कॉज करते हैं। कौन कौन, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट इज infect the alveoli of lungs filled by the fluid due to which breathing problem। निमोनिया में क्या होता है, जैसे इसका पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तो ये क्या करता है, ये बॉडी में इंटर करने के बाद सबसे पहले हमारी लंग की एल्वोलाई को ही डैमेज कर देता है। तो निमोनिया का जो पैथोजन होता है, पैथोजन वो क्या करता है, वो लंग की एल्वोलाई को डैमेज कर देता है और उसी लंग की एल्वोलाई के अंदर फ्लूइड फिल्ड कर देता है। जब कोई भी चीज़ है, एल्वोलाई क्या करती, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती, उसके अंदर कोई भी चीज़ फिल हो जाएगी तो गैसेस एक्सचेंज होगा ही नहीं। जब तक गैसेस नहीं एक्सचेंज होगा तब तक गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। तो जब वो फ्लूइड फिल्ड हो चुका है उस एल्वोलाई के अंदर तो बहुत ही स्लो क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती। तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम किस कंडीशन में होती है, इन द केस ऑफ निमोनिया, निमोनिया के केस में। नेक्स्ट, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज फीवर होता है, सर में पेन होता है, हेडेक होता है, चिल एंड द कफ। और सीवियर केसेस में क्या होता है, निमोनिया में जो हमारे लिप्स होते हैं और हमारी जो फिंगर की नेल्स होती हैं वो ग्रे कलर से ब्लूइश कलर की हो जाती हैं। तो जिसकी भी बॉडी, अगर हम देख रहे हैं किसी के फिंगर के नेल्स या फिर लिप्स का कलर चेंज हो रहा है, वो ग्रे कलर से ब्लू कलर में हो जा रहा है, तो मतलब उस पर्सन को क्या हुआ है, निमोनिया। तो निमोनिया में क्या होता है सीवियर केसेस में, इन द केस ऑफ सीवियर केस में जो लिप्स होती है और जो फिंगर की नेल होती हैं वो ग्रे से ब्लूइश कलर की हो जाती हैं। तो हमने दो बैक्टीरियल डिजीज के नाम पढ़े, कौन कौन से, टाइफाइड एंड नेक्स्ट इज निमोनिया। देन हम बात करते हैं प्रोटोजोअन डिजीज कौन कौन सी होती हैं। तो बुक में
दो प्रोटोजोन डिजीज के नाम दिए गए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मलेरिया की। तो मलेरिया किससे होता है? मलेरिया जो होता है वो अलग अलग स्पीसीज से जो है, अलग अलग प्रोटोजोन के अलग अलग स्पीसीज से मलेरिया डिजीज कॉज होता है। तो प्लाज्मोडियम से मलेरिया हो रहा है, इसकी बहुत सारी स्पीसीज हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम विवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम कौन सा मलेरिया कॉज करता है? मैलिग्नेंट मलेरिया। और मैलिग्नेंट मलेरिया अगर किसी को भी जाता है तो उसमें डेथ जो है बहुत, मतलब ये जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है ये नॉर्मल मलेरिया के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से अगर किसी को भी मैलिग्नेंट मलेरिया हो जाता है तो उसको हम बचा नहीं सकते, उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट चीज़, इसको अब ये डिजीज कैसे ट्रांसफर होती है, मतलब किस तरीके से जो है प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में इंटर करता है। इतना तो सबको पता है कि मलेरिया किसकी वजह से होता है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के बाइट करने से जो है मलेरिया डिजीज कॉज होती है। अब बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि जो है फीमेल ही मॉस्किटो क्यों बाइट करता है, मेल क्यों नहीं करता है? फीमेल मॉस्किटो इसलिए बाइट करती क्यों? क्योंकि उसको जो है रिप्रोडक्शन करने के लिए वुमेन के ब्लड की जरूरत है। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगी तो उसकी जो है उसका प्रोडक्शन, उसकी वैरायटी इंक्रीज नहीं होगी। तो इससे जो है वो क्या करती है, हमको बाइट करती है और हमारे से बॉडी से क्या लेती है? ब्लड लेती है और उसके बाद अपना रिप्रोडक्शन प्रोसेस करती है। तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो क्यों बाइट करती है? फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के बाइट करने से मलेरिया डिजीज हो रहा है। अब जो स्पोरोजॉइट है, ये स्पोरोजॉइट क्या होता है? ये जो है ये इन्फेक्शियस स्टेज होती है। क्या होती है? इन्फेक्शियस स्टेज होती है। ये क्या है? इन्फेक्शियस। अब ये स्पोरोजॉइट जो है वो इसी के बाइट करने से हमारी बॉडी में इंटर करेगी। बॉडी में इंटर करने के बाद बोर्ड के लिए और नीट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्पोरोजॉइट जो है ये हमारे लीवर सेल पर अटैक करता है। लीवर सेल में क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। जैसे ही स्पोरोजॉइट हमारी बॉडी में इंटर करता है तो सबसे पहले हमारे लीवर पर अटैक करता है, तो वहाँ पे वो मल्टीप्लाई करते 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 अपनी पूरी प्रोजेनी बना देता है। उसके बाद अब ब्लड हमारी बॉडी में हर जगह है, अब बॉडी इन्फेक्टेड हो ही चुकी है, तो ब्लड की हेल्प से मतलब क्या होगा? हमारी आरबीसी भी डैमेज हो चुकी है, हमारा रेड ब्लड सेल भी डैमेज हो चुका है। अब जब रेड ब्लड सेल ही डैमेज हो चुका है, जितनी भी नई नई आरबीसी बन रही है वो सब रप्चर होती जा रही है। तो कंटिन्यूअस रप्चर ऑफ द आरबीसी, हमारी आरबीसी जो कंटिन्यूअस रप्चर हो रही है इसकी वजह से क्या होता है? हीमोजॉइन सब्सटेंस रिलीज होता है। और ये हीमोजॉइन क्या है? हीमोजॉइन एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है और ये टॉक्सिक सब्सटेंस किस कंडीशन में रिलीज होता है? जब हमारी आरबीसी कंटिन्यूअस रप्चर होती जाती है। अब ये हीमोजॉइन सब्सटेंस जो की कॉज क्या करता है? ये जब हीमोजॉइन सब्सटेंस रिलीज होगा जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है और फीवर तो बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ हीमोजॉइन सब्सटेंस। तो नीट के पेपर में ये पूछा जाता है हीमोजॉइन सब्सटेंस किस कंडीशन में रिलीज होता है? तो हीमोजॉइन सब्सटेंस रिलीज होता है ड्यू टू द रप्चर ऑफ आरबीसी। आरबीसी के रप्चर होने की वजह से हीमोजॉइन सब्सटेंस रिलीज होता है और ये हीमोजॉइन क्या कॉज करता है? चिल एंड हाई फीवर। तो ये रही मलेरिया की लाइफ साइकिल सबसे शॉर्ट फॉर्म में और सबसे सिंपल। अब एक क्वेश्चन और बनता है मलेरिया के ऊपर कि मलेरिया में 2 वेक्टर की जरूरत होती है कि 1 वेक्टर की? मलेरिया में 2 वेक्टर की जरूरत होती है। एक तो ह्यूमन बीइंग होगा ही होगा, दूसरा जो है मॉस्किटो भी होना चाहिए। अगर मॉस्किटो नहीं होगा, अब कैसे दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं। सपोज हमें मलेरिया हुआ तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है? स्पोरोजॉइट है। अब हमें कोई भी आके मॉस्किटो बाइट कर रहा है तो जब हमें बाइट करेगा तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा? वो स्पोरोजॉइट इंटर कर जाएगा। अब वो जो मॉस्किटो के अंदर जो स्पोरोजॉइट इंटर किया गया है, अब वो मॉस्किटो किसी और पर्सन को जाके बाइट करेगा
उसके अंदर उसने स्पोरोजोइट छोड़ दिया, फिर उसको कोई और मच्छर आके काट रहा है तो उसकी बॉडी से स्पोरोजोइट ले रहा है, फिर किसी हेल्दी पर्सन को जाके बाइट कर रहा है तो उसके अंदर फिर से स्पोरोजोइट छोड़ दे रहा है। तो स्पोरोजोइट है क्या, एक प्रकार का इन्फेक्टेड स्टेज है, इन्फेक्शियस स्टेज होता है जो एक पर्सन से मतलब पर्सन से फिर मलेरिया, मॉस्किटो से फिर पर्सन, फिर मॉस्किटो फिर पर्सन, इससे क्या होगा, तो 2 वेक्टर की जरूरत होती है। मलेरिया की मतलब प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 वेक्टर की जरूरत होती है, और वो दोनों वेक्टर कौन कौन से होते हैं, एक तो जो है ह्यूमन बीइंग खुद होता ही होता है, दूसरा जो है वो क्या होता है, मॉस्किटो होता है। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो ये तो मलेरिया था, मलेरिया के बारे में कि मलेरिया क्या होता है, कैसे ट्रांसफर होता है और इसकी लाइफ साइकिल क्या। प्रोटोजोअन डिजीज के बारे में स्टडी किया जिसका नाम था मलेरिया। नेक्स्ट प्रोटोजोअन डिजीज इज अमीबियोसिस। अब ये अमीबियोसिस क्या होता है, अमीबियोसिस जो होता है वो इंट अमीबा हिस्टोलिटिका से कॉज होता है। अमीबियासिस डिजीज किससे होता है, इंट अमीबा हिस्टोलिटिका डिजीज पैथोजन जो होता है वो ये डिजीज कॉज करता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका सिम्टम्स होता है कॉन्स्टिपेशनल, एब्डोमिनल पेन होता है और क्रैम्प, स्टूल और एक्सेस म्यूकस क्या होता है हमारी बॉडी से रिलीज होता है। ये सब सिम्टम्स किसके होते हैं, अमीबियासिस के होते हैं। नेक्स्ट, अब ये डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसफर होती है। हाउस फ्लाई आर द मैकेनिकल कैरियर ऑफ दिस डिजीज। अब ये जो हाउस फ्लाई होता है, सपोज किसी पर्सन को जो है अमीबियोसिस डिजीज हुई है तो उसका फीकल मैटर, या उसने वॉमिटिंग की है या उसने कहीं कफिंग की है, कुछ भी इधर उधर पड़ा है, उस पर जब कोई भी हाउस फ्लाई आके बैठती है, उसके बाद वो हाउस फ्लाई हमारे घरों में आके इधर उधर घूम रही हैं, टहल रही हैं, वो हमारे जो है कि जो हम खा रहे हैं फूड उस पर जाके बैठ रही हैं, या हमारे ऊपर ही आके बैठ रही है, किसी और सब्सटेंस पे जाके बैठ रही हैं, फिर उसको हम ईट कर ले रहे हैं, इससे क्या होती है, ये डिजीज ट्रांसफर हो रही है। तो मैकेनिकल कैरियर कौन है, इस डिजीज के ट्रांसमिशन में कौन हेल्प करता है, इसका नाम है हाउस फ्लाई, जो हमारे घरों में हमेशा घूमती रहती है। और ये हाउस फ्लाई इजीली जो है ये डिजीज ट्रांसफर कर सकती है समय तक, मतलब जैसे कोई भी वो कहीं से भी बैठ के आ रही हैं, अब वो आके हमारे फूड के किसी भी आइटम पे बैठ रही हैं, उसके बाद क्या हो रही है, वहाँ पे वो अपना फीकल मैटर या पैथोजन मतलब वो जो उसका वायरस है वो क्या उस पर छोड़ दे रही, रिलीज कर दे रही, तो उसको हम ईट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगी, ये डिजीज ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट, ये तो हो गया प्रोटोजोअन डिजीज के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलमिंथ डिजीज। बुक में 2 हेलमिंथ डिजीज के नाम दिए गए हैं। एक तो हो गया एस्केरिसिस। एस्केरिसिस किससे होता है, एस्केरिस, और एस्केरिस क्या है, हमने क्लास 11 में पढ़ा है एनिमल किंगडम में कि एस्केरिस इज अ टाइप ऑफ राउंड वर्म। तो एस्केरिस क्या करता है, एस्केरिसिस डिजीज कॉज करता है। सिम्टम्स क्या होते हैं एस्केरिस के, एस्केरिसिस में क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है और मस्कुलर पेन होता है, फीवर हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, और जो हमारा इंटेस्टाइन होता है उस पासेज जो जहाँ से इंटेस्टाइन हमारा पास कर रहा है वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। किस कंडीशन में, एट द टाइम ऑफ एस्केरिसिस। तो एस्केरिसिस किससे हो रहा है, एस्केरिस से हो रहा है। सिम्टम्स क्या होते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पासेज। अब ये भी डिजीज ट्रांसफर होती है इसी तरीके से जैसे जो है अमीबियोसिस होती है। जैसे कोई भी हाउस फ्लाई या कोई भी इंसेक्ट जो हमारे घर में इधर उधर घूमते रहते हैं, वो किसी भी कोई भी पर्सन है उसने वॉमिटिंग की, उसका फीकल मैटर इधर उधर पड़ा हुआ है और उसको एस्केरिस हुआ है, एस्केरिसिस डिजीज हुई है, उस पर कोई भी जाके मतलब फ्लाई या फिर हाउस फ्लाई जाके बैठ रही हैं, फिर वो आके हमारे फूड के सब्सटेंस में बैठ जा रही, फिर उसे हम खा ले रहे हैं, तो इससे ये डिजीज़ क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो इसीलिए मार्केट से अगर हम कोई भी फल लेके आए, सब्जी लेके, उसको हमें गर्म पानी में धुल देना चाहिए ताकि उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो सब रिमूव हो जाए। नेक्स्ट इज एलिफेंटाइटिस। अब यह एलिफेंटाइटिस क्या होता है, हाथी पाँव जिसे हम बोलते हैं। एलिफेंटाइटिस किससे होता है, वुचीरिया से होता है। वुचीरिया की 2 स्पीसीज होती, एक तो हो गया वुचीरिया बैंकॉफ्टी और दूसरा होता है वुचीरिया मेलाई। और ये जो है ये फिलेरियर वर्म होते हैं, इसीलिए एलिफेंटाइटिस को हम फिलेरिसिस भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है,
इसमें जो हमारा लोअर रीजन होता है वो धीरे धीरे डैमेज होता है। मतलब जो हमारा लोअर लिम्फ होता है, इसका जो पैथोजन होता है वो हमारे पैर पे मतलब लोअर रीजन पे अटैक करता है। अटैक कर दिया, अब उसका पैथोजन हमारे लेग पे है, मतलब हमारे पैरों में उसका पैथोजन है। तो ये कोरियोनिक इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है धीरे 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 वो पैथोजन हमारी बॉडी में ग्रो करेगा, हमारे पैर पे ग्रो करेगा, और क्या करेगा वो धीरे धीरे क्या करेगा, पैर में इन्फ्लेमेशन आ जाती, सूजन आ जाती, और बस मतलब एक 4-5 महीने लग जाते सूजन आने में। मतलब इसका पैथोजन बहुत ही स्लोली हमारी बॉडी में ग्रो कर रहा है। तो किस पर अटैक करता है इसका पैथोजन, हमारे लोअर लिम्फ पे अटैक करता है और वहीं पे वो ग्रो करता है। किसकी वजह से, ड्यू टू द बाइट ऑफ फीमेल। मतलब इसकी वजह से डिजीज नहीं होती है, किसी को हुआ है एलिफेंटाइटिस तो उसको अगर फीमेल मॉस्किटो बाइट कर रही है उस पर्सन को, उसके बाद उसने उसकी बॉडी से तो इन्फेक्शन ले ही लिया है, उसको बाइट किया, उसकी बॉडी से इन्फेक्शन ले लिया, फिर वो किसी और पर्सन को बाइट कर रही है, उसने इन्फेक्शन क्या किया, उसकी बॉडी में छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। तो इस तरीके से डिजीज ट्रांसफर होती है। तो मैकेनिकल कैरियर है, मतलब ये ट्रांसमिशन में बस हेल्प कर रही है, डिजीज कॉज नहीं करती। डिजीज तो वुचीरिया से होता है। नेक्स्ट लास्ट इज फंगस डिजीज। फंगस डिजीज बुक में एक ही दिया है, दैट इज रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म किससे होता है, रिंगवॉर्म जो है वो माइक्रोस्पोरम से होता है, ट्राइकोफाइटॉन और इपिडर्मोफाइटॉन से रिंगवॉर्म डिजीज कॉज होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं, जहाँ भी रिंगवॉर्म ग्रो करता है वो रीजन क्या हो जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है। और स्कैली लेजन का मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है, हाथों पे रेडिश हो जाते हैं, उंगलियों के बीच में या टोज के बीच में क्या होता है, रेडनेस हमें दिखाई देने लगती है, या फिर जो है वाइट कुछ फंगस टाइप का ग्रो करने लगता है, उसे हमें स्कैली लेजन कहते हैं। तो ये स्किन पे या हमारे स्काल पे कहीं भी ग्रो कर सकता है। तो बॉडी के ऐसे पार्ट में फंगस ग्रो करते हैं जहाँ पे उसको मॉइस्चर मिले, जहाँ भी फंगस को मॉइस्चर प्रोवाइड होती है वहाँ सब वो फंगस क्या होते हैं हमारी बॉडी में ग्रो करते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर हमें रिंगवॉर्म से बचना है, प्रिवेंशन है, हमें कोई भी फंगस डिजीज ना हो, तो हम क्या करें, अपनी डेली जो है मतलब अपनी सफाई करनी चाहिए प्रॉपरली, हैंड को वॉश कर लेना चाहिए प्रॉपरली, और हमेशा अपने हेयर्स को वॉश कर लेना है। और अगर किसी को रिंगवॉर्म डिजीज हुआ है तो उसका कोई भी सब्सटेंस हम यूज़ ना करें। क्यों ना करें, क्योंकि उससे वो डिजीज हमारी बॉडी में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। इस तरीके से जो है हम खुद को बचा सकते हैं। किससे बचा सकते हैं, रिंगवॉर्म डिजीज से। और अगर हमें पूरी डिजीज से बचना हो कि हमें कोई भी डिजीज ना हो, तो हमें क्या करना होगा, अपना बैलेंस डाइट मेंटेन करना होगा, प्रॉपरली एक्सरसाइज करना होगा, और क्या करना होगा, खुद को प्रिवेंट करना होगा कि हमें मॉस्किटो बाइट ना करे। तो इसकी वजह से हमें जो है मॉस्किटो नेट का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर हमारे घरों में कूलर है तो उसकी प्रॉपरली डेली उसका अगर पानी चेंज करना होगा। क्योंकि मॉस्किटो के जो लार्वा होते हैं, मॉस्किटो जो होता है वो ऐसी जगह पे ही ग्रो करता है जहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तो जब वो उसमें ग्रो करेगा, बहुत ज़्यादा लार्वा रिलीज करेगा, तो वो लार्वा क्या होंगे, आगे जाके ग्रो करेंगे और मॉस्किटो का ही फॉर्मेशन करेंगे। तो हमें कहीं भी मतलब ऐसी कोई भी जगह नहीं हो हमारे घर में जहाँ पानी इकट्ठा हो जाए। जहाँ भी पानी रहेगा वहाँ गंदगी होगी, फिर गंदगी होगी तो वहाँ पे मॉस्किटो ग्रो करेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, खुद को मेंटेन कर सकते हैं ताकि हमें कभी भी कोई डिजीज़ ना हो। तो हमने इस पूरे लेक्चर में डिजीज के बारे में स्टडी किया, डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन, और वो पैथोजन कौन कौन सी डिजीज कॉज करते। तो आज सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एबिलिटी होती है, किससे फाइट करने की एबिलिटी होती है, पैथोजन से फाइट करने की जो एबिलिटी होती है उसे बोलते हैं इम्यूनिटी। हमारी बॉडी क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। तो जो फाइट कर लेती है, जब कोई भी पर्टिकुलर पैथोजन बॉडी में इंटर करते हैं तो बॉडी क्या करती है, उस पैथोजन से फाइट करती है, उसी को बोला जाता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सबसे पहला क्या होता है इन्नेट, दूसरा क्या होता है एक्वायर्ड। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द इन्नेट इम्यूनिटी। पहले हम बात करते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब नाम से पता चला, अगर इस वर्ड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इनका मतलब क्या होता है, जो चीज़ हमारे इनसाइड प्रेजेंट होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं इन्नेट। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है, ऐसी इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में एट द टाइम ऑफ बर्थ
बर्थ के समय से ही हमारी बॉडी में वो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, उसे बोलते हैं हम इन्नेट इम्यूनिटी। तो बर्थ के समय से ही जो इम्यूनिटी बॉडी में प्रेजेंट होती है, जो नॉन स्पेसिफिक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसमें 4 टाइप्स ऑफ बैरियर होते हैं। तो सबसे पहला बैरियर होता है फिजिकल बैरियर, दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा होता है सेलुलर बैरियर और चौथा होता है साइटोकाइनिन बैरियर। पहले हम बात करते हैं कि फिजिकल बैरियर क्या होता है। स्किन, म्यूकस की कोटिंग कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है। ये सब क्या होता है, फिजिकल बैरियर। जैसे म्यूकस हो गया, म्यूकस की कोटिंग कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है। और स्किन भी प्रेजेंट है। तो स्किन, म्यूकस, ये सब क्या होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के समय से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि बर्थ के बाद इनका फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसी इम्यूनिटी जो हम बर्थ के समय से ही लेकर आते हैं, उसे बोला जाता है इन्नेट इम्यूनिटी। तो ये सभी चीज़ें क्या थी, जो कि इन्नेट इम्यूनिटी में आती है। कौन कौन सी, स्किन हो गया और म्यूकस हो गया। और ये स्किन और म्यूकस किस टाइप ऑफ बैरियर से बिलोंग करते हैं, दैट इज फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या आता है, जैसे एसिड हो गया। एसिड किस में प्रेजेंट होता है, हमारे स्टमक में। तो एसिड भी बर्थ के समय से ही प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं कि एसिड का फॉर्मेशन बाद में होता है। नेक्स्ट है स्लाइवा। स्लाइवा हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। और टीयर किस में प्रेजेंट होता है, हमारे आईज में प्रेजेंट होता है। तो ये जो एसिड स्टमक में प्रेजेंट है, स्लाइवा हमारे माउथ में प्रेजेंट है, टीयर हमारी आईज में प्रेजेंट है। ये सब क्या करते हैं, ये माइक्रोब्स की ग्रोथ से हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ताकि स्टमक के अंदर और हमारे स्लाइवा में जो प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम एंजाइम, वो प्रिवेंट करता है ताकि माउथ में बैक्टीरिया ग्रो ना करे। और जो आइज में टीयर प्रेजेंट होता है, वो भी प्रिवेंट करता है कि ताकि हमारी आइज में माइक्रोब्स की कोई भी एक्टिविटी ना हो, कोई भी माइक्रोबियल एक्टिविटी ना हो, कोई भी माइक्रोब्स हमारी आइज में ग्रो ना करे। तो ये सारी इम्यूनिटी ऐसी है जो बर्थ के समय से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो ये सब किसके अंदर आता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर। नेक्स्ट इज सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में क्या क्या आता है, WBC। WBC क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल को सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। किससे प्रिवेंट करता है, पैथोजन से प्रिवेंट करता है। जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है, तो सबसे पहले हमारा WBC क्या करता है, उससे फाइट करता है और हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है उस पैथोजन से। अब ये WBC भी हम बर्थ के समय से ही लेके आते हैं, ये भी एट द टाइम ऑफ बर्थ के समय से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है मैक्रोफेज और नेचुरल किलर सेल। मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल, ये भी बर्थ के समय से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं, प्रिवेंट करती है हमारी बॉडी को। किससे प्रिवेंट करती हैं, पैथोजन से प्रिवेंट करती हैं। तो ये सब दोनों WBC, मैक्रोफेज और नेचुरल किलर सेल, ये किसके अंदर आता है, सेलुलर बैरियर के अंदर। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन बैरियर। वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट अ प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन। वायरस जो इन्फेक्टेड, ऐसी सेल जिसपे वायरस अटैक करता है, पूरी तरीके से वो क्या हो चुकी है, वो सेल खराब हो चुकी है, वो क्या रिलीज करेगी, वो रिलीज क्या करती है, वो रिलीज करती है प्रोटीन रिलीज करती है, जिसका नाम है इंटरफेरॉन। और ये इंटरफेरॉन क्या होता है, ऐसी सेल को प्रिवेंट करता है जो नॉन इन्फेक्टेड सेल होती है। मतलब जिस सेल पे वायरस ने अटैक नहीं किया है, ये इंटरफेरॉन क्या करता है, उस सेल को प्रिवेंट करता है। तो ये जो स्किन हो गया, म्यूकस हो गया, स्लाइवा हो गया, टीयर फ्रॉम द आईज, एसिड इन द स्टमक, WBC, मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल और इंटरफेरॉन, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सब ऐसे बैरियर होते हैं जो बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के समय से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं, किससे प्रिवेंट करते हैं, फ्रॉम द पैथोजन। तो ये सब किसके अंदर आता है, इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर, जो कि नॉन स्पेसिफिक होती है और बर्थ के समय से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या होता है, टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दैट इज बी एंटी लिम्फोसाइट। पहले तो हम बात करते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नाम से पता चला एक्वायर्ड मतलब जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसी इम्यूनिटी जब कोई भी पैथोजन बॉडी में इंटर करता है, बॉडी पे हमारे अटैक करता है, उस समय
उस समय जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, उस समय जिस इम्यूनिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इननेट क्या हो गया? इननेट मीन्स जो है वो बॉडी में ऑलरेडी इनसाइड प्रेजेंट है, और एक्वायर्ड का मतलब हो गया हमें वो इम्यूनिटी क्या है? चाहिए। कब चाहिए होता है? जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक करता है। अब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या क्या आता है? 2 टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, जो स्पेशल लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, और ये दोनों लिम्फोसाइट क्या करती हैं? एंटीबॉडी के प्रिपरेशन में हेल्प करती हैं, और ये एंटीबॉडी क्या करता है? ये एंटीबॉडी पैथोजन से फाइट करता है और हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है। अब कौन कौन सी होती हैं? 2 प्रकार की लिम्फोसाइट हो गया, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या करता है? बी लिम्फोसाइट जो है ये एंटीबॉडी की प्रिपरेशन में हेल्प करता है, बट टी लिम्फोसाइट वो क्या करता है? वो उसकी हेल्प करता है। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बना रहा है, टी लिम्फोसाइट क्या कर रहा है? ये इसकी हेल्प कर रहा है, और दोनों मिलकर क्या करते हैं? दोनों मिलकर हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग करते हैं, और किससे फाइट करते हैं? पैथोजन से फाइट करते हैं। तो ये तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की बात होगी। उसके बाद और भी बहुत सारी इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, जैसे कि ईच एंटीबॉडी हैव 4 पेप्टाइड चेन। हर एक एंटीबॉडी, अगर हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इस तरीके से एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर 2 क्या हो गई? शॉर्ट चेन हो गई, जिसे हम बोलते हैं लाइट चेन। जो छोटी छोटी चेन होती हैं उन्हें बोलते हैं हम लाइट चेन, और जो ये बड़ी बड़ी चेन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हैवी चेन। 2 क्या हो गई? लाइट चेन, और 2 क्या होती हैं? हैवी चेन। एक तो ये लाइट चेन, एक ये हो गया, और एक ये, और एक ये, दोनों कैसे हो गया? हैवी चेन हो गया। तो ऐसे हम लिख सकते हैं H2L2, मतलब 2 क्या हो गई? हैवी चेन, और 2 क्या हो गई? लाइट चेन। नेक्स्ट, antibodies found in blood and their response are called humoral immune response। ऐसी एंटीबॉडी जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है, मतलब जब कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर करता है, वो हमारे ब्लड पे अटैक करता है, ब्लड पे पैथोजन जाके ग्रो कर रहा है, तो वो एंटीबॉडी क्या करेगी? उस पैथोजन से फाइट करेगी। तो जब कोई भी पैथोजन ब्लड पे अटैक करता है, ब्लड को सर्कुलेट नहीं होने देता प्रॉपरली, तो उस समय जो एंटीबॉडी बॉडी से प्रोड्यूस होती है उसे बोला जाता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं, मतलब अपना कोई भी ऑर्गन हम ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, उस समय जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी से प्रोड्यूस होती है उसे बोला जाता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। पहले इन टॉपिक से हम बात कर लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में ज़्यादातर क्वेश्चन इननेट इम्यूनिटी में पूछा जाता है। पहले तो पूछ लिया जाएगा इननेट और एक्वायर्ड पर डिफरेंस क्या होता है, 1-2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और इननेट इम्यूनिटी के जो 4 बैरियर होते हैं उसके बारे में लिखने को दे दिया जाएगा, साथ साथ में उसका एग्जाम्पल दिया जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और नीट में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? नीट में जैसे कि अब फिजिकल बैरियर दे दिया गया, कुछ भी क्वेश्चन इधर घुमा के दे दिया गया, हमें जो एग्जाम्पल बताना होगा कि फिजिकल बैरियर के अंदर क्या क्या आता है। इस तरीके से ये चारों बैरियर के बेस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मतलब हमें चारों बैरियर के नाम तो याद करने हैं, साथ साथ में उसके एग्जाम्पल तो जरूर ही याद करने हैं। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे कैसे क्वेश्चन बनता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे 1 नंबर के क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कब प्रोड्यूस होता है, या ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कब प्रोड्यूस होता है, कितने लाइट चेन होते हैं, कितने जो है हैवी चेन होते हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। साथ साथ में एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी की, उसके बाद हम बात करेंगे पैसिव इम्यूनिटी की। एक्टिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, मतलब बॉडी की सेल्स जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती हैं उसे बोला जाता है एक्टिव इम्यूनिटी। और ऐसी इम्यूनिटी जो हम बाहर से लेते हैं उसे बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। जैसे कि बेबी जो होता है वो मदर का मिल्क उसे दिया जाता है, और मदर के मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है? कोलेस्ट्रॉम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कोलेस्ट्रॉम प्रेजेंट होता है। और मदर के मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA एंटीबॉडी। तो उसको बेबी को क्या किया जा रहा है?
बाहर से इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा रही है, उसकी सेल्स खुद नहीं प्रोड्यूस कर रही, तो बाहर से जो हम इम्यूनिटी दे रहे हैं उसे बोला जाता है पैसिव इम्यूनिटी। और जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है फाइट करने के लिए पैथोजन से, उसे बोलते हैं हम एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि जो वैक्सीन दी जाती है जब कोई भी इंसेक्ट बाइट करता है, कोई भी पैथोजन बाइट कर, जैसे स्नेक के बाइट करने पे क्या किया जाता है, स्नेक वेनोम दिया जाता है। अब ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिनकी वैक्सीन पहले से हमें दे दी जाती है, उनका एंटीजन उनकी एंटीबॉडी हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट है। अगर वो पैथोजन बॉडी पे अटैक भी करते हैं तो वो जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो पहले क्या करेगी, उससे फाइट करेगी। जैसे हम अगर बात करें तो पोलियो की वैक्सीन पहले से दे दी जाती है। तो जब कोई भी अगर पोलियो को वायरस अटैक भी करता है तो वो क्या करती है, जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो उससे पहले फाइट करती है, उसके बाद हमारी बॉडी को प्रिवेंट कर लेती है उस पोलियो। तो वो जो दिया गया है, पहले से हमें वैक्सीन दे दी गई है पोलियो की, तो उसे हम बोल सकते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अब पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, जैसे जब स्नेक बाइट करेगा उसके बाद किस टाइप का स्नेक, कौन सा स्नेक हमें बाइट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम वैक्सीन लेंगे, उसे हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो जो हम पहले से ले रहे हैं, ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन। जो हम बाद में लेते हैं उसे हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक क्वेश्चन तो हमेशा बनता है, लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है नीट में, कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन किससे प्रोड्यूस की? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो बनाई गई है वो किससे बनाई गई है? ईस्ट से प्रिपेयर की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलर्जी। एलर्जी क्या होता है? जैसे हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट में चले जाएं जहाँ पे हमारी बॉडी उस इन्वायरमेंट को तुरंत जो है क्या करे, वहाँ पे खुद को मेंटेन ना कर पाए। जब हमारी बॉडी किसी नई इन्वायरमेंट में खुद को मेंटेन नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, स्नीजिंग होगी, आइज वाटरी हो जाती हैं और रनिंग नोज हो जाएंगे और बॉडी में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही जो सिम्टम्स, जो ये प्रॉब्लम हो रही है, इसी को हम बोलते हैं एलर्जी। एलर्जी कब होती है? जब हम किसी और इन्वायरमेंट में चले जाते रहने, वहाँ पे हमारी बॉडी खुद को सुटेबल नहीं फील करती है, प्रॉपरली वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाती है, तो कोई भी रिस्पॉन्स भी वो नहीं शो कर रही है। तो जो हमारी बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं शो कर रही उस नए इन्वायरमेंट में, उसे हम बोलते हैं एलर्जी। अब एलर्जी होता कैसे है? एलर्जी होता है हमारी मास्ट सेल से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिसकी वजह से एलर्जी कॉज होती है। अब वो केमिकल कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला केमिकल है हिस्टामाइन और दूसरा केमिकल है सेरोटोनिन। ये दोनों केमिकल का नाम नीट के पेपर में कई बार पूछा जा चुका, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से ऐसे दो केमिकल हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं? दैट इज हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। ये दोनों केमिकल बॉडी में रिलीज होते हैं। कहाँ से रिलीज होते हैं? मास्ट सेल से रिलीज होते हैं और क्या करते हैं? एलर्जी कॉज करते हैं। अब इनके सिम्टम्स को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? सिम्टम्स को हम रिड्यूस करेंगे कुछ कुछ मेडिसिन का यूज़ करेंगे, कुछ ड्रग्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि एंटीहिस्टामाइन का यूज़ करेंगे, एड्रेनलिन का यूज़ करेंगे और किसका यूज़ करेंगे? स्टेरॉइड का यूज़ करेंगे। इन तीनों चीज़ का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। और एलर्जी के लिए कौन सा एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है? दैट इज IgE। और मदर के मिल्क में कौन सा बॉडी होता है? IgA होता है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है नीट के पेपर में कि एलर्जी के लिए कौन सा एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका नाम है IgE। उसके बाद है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है जब हमारी बॉडी किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से या बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से हमारी सेल जो होती हैं वो खुद की सेल को ही डैमेज करने लगती है। जब अपनी ही सेल को डैमेज करने लगती है तो उसे बोला जाता है ऑटो इम्यूनिटी। और इसका एग्जाम्पल होता है एथराइटिस, रुमिनेंट एथराइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन द जॉइंट में जो सूजन आ जाती है, किसकी वजह से आती है? किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हमारी ही सेल क्या होती, अपनी ही सेल को डैमेज करने लगती है, हार्म पहुंचाने लगती हैं, उसे हम बोलते हैं
ऑटो इम्यूनिटी। और एग्जाम्पल उसका क्या, उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आर्थराइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एड्स के बारे में। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है सिम्टम्स, और एड्स जब डिजीज होती है तो बहुत सारे मल्टीपल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और एड्स सबसे पहले कहाँ पे रिपोर्टेड हुआ था? अमेरिका में रिपोर्टेड हुआ सबसे पहले, वहाँ पे इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया गया था। और किस ईयर में हुआ था? 1981 में हुआ था। तो एड्स किससे होता है? एड्स जो है वो HIV वायरस से होता है। और HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। एड्स किससे होता है? एड्स जो है वो HIV से होता है, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट इज दिस वर बिलोंग अ ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड अ रेट्रोवायरस। अब ये जो HIV होता है ये ग्रुप ऑफ वायरस से बिलोंग करता है, और उस ग्रुप ऑफ वायरस को बोला जाता है रेट्रोवायरस। ग्रुप ऑफ वायरसेस इज नोन एज रेट्रोवायरस। अब किस तरीके से एड्स का जो है वो ट्रांसमिशन होता है, मतलब एड्स जो डिजीज होती है वो किस तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी भी पर्सन को एड्स हुआ है तो उसके सेक्सुअली कांटेक्ट में आने से भी ये डिजीज क्या होती है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है। दूसरा तरीका है बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। मतलब अगर किसी को भी एड्स हुआ है तो अगर हम उसका ब्लड जो है किसी हेल्थी पर्सन में ट्रांसफर कर रहे हैं, या ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट का ट्रांसमिशन हम करा रहे हैं एट द कंडीशन ऑफ एड्स, एड्स की कंडीशन में अगर उसका ब्लड हम ले रहे हैं या ब्लड के प्रोडक्ट का हम यूज कर रहे हैं, तब भी क्या होता है? उस इन्फेक्टेड पर्सन से जिस भी हेल्थी पर्सन में हम ट्रांसफर करा रहे हैं तो तुरंत ये क्या होगी? इसका ट्रांसमिशन होगा। तो ये दो तरीके। तीसरा तरीका है बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स। अगर किसी को भी एड्स हुआ है, जैसे हम हॉस्पिटल में चले गए, किसी पर्सन को एड्स हुआ था, डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया और बिना केयर किए हुए नई सिरिंज की बजाय, नई निडल के बजाय वही निडल का यूज किसी हेल्थी पर्सन में कर दिया, तो उस जो सिरिंज था, मतलब जो निडल थी, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो फ्लूइड रहा ही होगा। तो कुछ ना कुछ फ्लूइड था, तो जब किसी हेल्थी पर्सन में जो है वो निडल का यूज किया, तुरंत उसके मतलब जो एड्स का कुछ भी रहा होगा फ्लूइड, वो क्या हुआ? हेल्थी पर्सन में ट्रांसफर हो गया। तो जब तक कोई भी फ्लूइड मटेरियल उस पर्सन का, जिस पर्सन को एड्स हुआ है, उसका कोई फ्लूइड मटेरियल, मतलब उसकी बॉडी का कोई भी फ्लूइड हमारी बॉडी में नहीं आएगा, तब तक ये डिजीज ट्रांसफर नहीं होती है। तो उसकी बॉडी का फ्लूइड हमारी बॉडी में आया तो क्या हुआ? इस डिजीज का इस तरीके से ट्रांसमिशन होता है। अब किसी भी मदर को एड्स हुआ है तो उसके बेबी को भी एड्स होगा बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। किसकी मदद से? प्लेसेंटा की हेल्प से। तो कौन कौन से 4 तरीके हैं जिससे एड्स जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है? सबसे पहला तरीका है सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। दूसरा है बाय द ट्रांसमिशन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। नेक्स्ट है बाय शेयरिंग द इन्फेक्टेड निडल्स। अब चौथा क्या है? फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू बेबी थ्रू अ प्लेसेंटा। तो ये 4 ऐसे तरीके हैं जिससे जो है एड्स जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स की। तो इसका सिम्टम्स जो है वो मतलब इस डिजीज को सिम्टम्स अपीयरेंस मतलब दिखने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, साथ साथ में इस डिजीज को ठीक करने में भी बहुत साल लग जाते हैं, जैसे 5 साल 10 साल इस तरीके से बहुत साल लग जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से जब वीक हो जाता है तब पर्सन को बचाना मुश्किल नहीं नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि बॉडी हमारी क्या हुई? पूरी तरीके से वीक हो चुकी है। अब हमारी बॉडी उस डिजीज से कोप नहीं कर पाएगी, उस डिजीज से फाइट नहीं कर पाती है। अब उसके बाद अब कैसे ये डिजीज
ट्रांसफर होता है, मतलब होता कैसे है ये डिजीज। तो सबसे पहले जो वायरस होता है वो इंटर करता है, किसमें इंटर करता है, हमारे मैक्रोफेज में इंटर करता है। मैक्रोफेज का काम क्या होता है, मैक्रोफेज के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि मैक्रोफेज जो है वो फैगोसिटी का काम करेगा। फैगोसिटी का मतलब होता है जब कोई भी पैथोजन या कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में इंटर करता है तो ये मैक्रोफेज क्या करता है, उस फॉरेन पार्टिकल को किल कर देता है। तो ये वायरस सबसे पहले हमारे मैक्रोफेज पे डैमेज किया, हमारे मैक्रोफेज को पूरी तरीके से डैमेज कर देगा। वहां पे क्या होगा, जो आरएनए जीनोम होता है वायरस के पास वो रिप्लिकेट करेगा टू फॉर्म अ वायरल डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वैसे ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में जो है डीएनए जो है वो किस में चेंज होता है, एमआरएनए में चेंज होता है। बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से ये वायरस क्या करता है, ये आरएनए को ही डीएनए में चेंज कर देता है। मतलब ये जो हमारा डीएनए है वहाँ पे क्या कर लिया इसने, अपनी पूरी वायरल आरएनए जीनोमिक, मतलब वहाँ पे अपनी वायरल प्रोजेनी पूरी बना ली है। पूरा वहाँ पे मतलब वहाँ पे जितने भी पार्ट होंगे बॉडी के वो सब पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस, जो आरएनए जीनोम होगा वायरस का वो रिप्लिकेट करेगा, वहां पे अपना पूरा वायरल डीएनए बना लेगा बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये पेपर में पूछा जाता है एक नंबर के क्वेश्चन में कि जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम क्या होता है। ये क्या करता है, ये आरएनए को जो है वो डीएनए में चेंज करता है। उसके बाद डैमेज द हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अब मैक्रोफेज के बाद जो हमारा मैक्रोफेज में क्या हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से क्या हुआ, वहां पे जो है आरएनए जो था वो डीएनए में चेंज हुआ। उसके बाद डैमेज द हेल्पर टी लिम्फोसाइट। फिर क्या होगा, मैक्रोफेज के डैमेज होने के बाद हमारा हेल्पर टी लिम्फोसाइट क्या होगा, वो भी डैमेज हो जाएगा। उसके बाद वायरस हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर अटैक करेगा, उसको भी पूरी तरीके से वो क्या करता है, डैमेज कर देता है। वहां पे अपनी पूरी मल्टीपल प्रोजेनी बना लेता है और जितनी नई नई हेल्पर टी लिम्फोसाइट बनती जाती हैं उस पैथोजन से फाइट करने के लिए वो सबको क्या करता है, डैमेज कर देता है। हमारी हेल्पर टी लिम्फोसाइट डैमेज हो रही हैं तो उसके डैमेज होने की वजह से क्या होगा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसे नीट में क्वेश्चन ये बन सकता है कि एड्स में पर्टिकुलर कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उस पर्सन को एड्स हुआ है। उस पर्सन में क्या होगा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। तो एड्स में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ द हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, उनके नंबर्स रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट इज, अब जब हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से वीक हो चुका है, बॉडी के मतलब जो है हमारा जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट था, मैक्रोफेज था, वो डैमेज हो चुका। इन सब के डैमेज होने की वजह से बॉडी में अदर बैक्टीरिया और बहुत सारे पैरासाइट्स भी क्या करने लगेंगे, उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे जो पर्सन है वो किससे सफ़र हो जाएगा, उसको बहुत तेज फीवर हो जाता है, डायरिया हो जाता है और वेट लॉस हो जाता है। किसकी वजह से ऐसा होता है, जब बॉडी में हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे जो हमारी बॉडी को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि मैक्रोबैक्टीरियम, वायरसेस हो गया, फंगी हो गया और टैक्सोप्लाज्म हो गया। ये सब भी क्या करते हैं, ये सब भी बॉडी को डैमेज, बॉडी पर अटैक करने लगते हैं और हमारी बॉडी को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद अब डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एड्स हुआ है। उसमें हम क्या कराते हैं, एलाइसा कराते हैं। एलाइसा से हमें पता चलता है कि उस पर्सन को एड्स हुआ है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है एड्स का, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एस्से। उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, एलाइसा। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। मतलब प्रॉपरली तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं, बट थोड़ी दिन के लिए लाइफ स्पैन को बचाने के लिए, थोड़ी दिन की लाइफ साइकिल को इंक्रीज करने के लिए, उस पर्सन की लाइफ को थोड़ा प्रोलॉन्ग करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ड्रग का यूज़ करते हैं जिसका नाम, मतलब ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं एड्स में, दैट इज एंटी रेट्रोवायरल ड्रग का यूज़ करते हैं। ये करता क्या है, ये थोड़े दिन के लिए जो है पर्सन की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर देता, बढ़ा देता है, बस, बाकी ठीक कुछ भी नहीं करता। अब अगर हम बात करें एड्स के प्रिवेंशन की, तो एड्स को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर इलाज तो नहीं, पर प्रिवेंशन सबसे बेस्ट
क्या है, सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर किसी को एड्स हुआ है तो सबसे पहले अगर हमें ऐसे कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअस 10 दिन या 20 दिन हमारे फीवर हो रहा है कंटिन्यूअस, और जुकाम है, साथ साथ में बॉडी भी पेन हो रही है, और इंटरनल बॉडी के अंदर भी, मतलब बॉडी में इनसाइड भी कहीं भी पेन हो रहा है, तो तुरंत हमें अपना चेकअप करा लेना चाहिए। जब हम चेकअप कराएंगे तब हमें पता चल जाएगा हमें कोई डिजीज़ हुई है। तो अगर हमें एड्स हुआ है तो हमें और जो हेल्थी पर्सन होते हैं उन सबसे थोड़ा सा मतलब सेपरेट होना चाहिए, और अपने जितने भी यूटेंसिल होते हैं उन सबको अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसी ग्लास में पानी पी रहे हैं उसमें कोई और पी लेता है, तुरंत वो क्या होगी, उस पर्सन को भी एड्स हो सकता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मतलब बचा सकते हैं किसी और पर्सन को ताकि उसको एड्स ना हो। और WHO की हेल्प से मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नाको, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब की हेल्प से क्या किया जाता है, पर्सन को एजुकेट किया जाता है कि एड्स होता क्या है, एड्स कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होता है, या फिर कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और फिर हम हॉस्पिटल में जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, चेकअप कराने के लिए, तो वहाँ सब हमें क्या करना चाहिए, केयरफुली बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए कि हाँ डॉक्टर नई सिरिंज का यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इन सब की अगर हम केयर करेंगे, खुद भी केयर करें और दूसरे पर्सन की भी केयर करेंगे, तो हम एड्स डिजीज से बच सकते हैं। खुद को हुआ है तो हम दूसरे पर्सन को बचा सकते हैं कि ताकि उसको ये डिजीज ना हो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं किससे, एड्स से। तो एड्स में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अब बुक में NCERT में एक डायग्राम बना हुआ है, रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। तो ये डायग्राम बोर्ड के पर्पस के लिए, साथ साथ में नीट पर्पस के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी वही डायग्राम पूछ लिया जाता है बोर्ड में, और उस डायग्राम पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। और क्वेश्चन ये भी पूछा था किससे होता है, ये सबसे पहले कहाँ पे, किस ईयर में रिपोर्टेड हुआ था, रेट्रोवायरस क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, और फिर ये पूछ दिया था तो सबसे पहले ये वायरस बॉडी के कौन से पार्ट को डैमेज करता है, मेन एड्स में क्या होता है, एड्स में मेन क्या होता है, रिडक्शन ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। ये सब इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, अब किस तरीके से एड्स जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है, ये तो बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और नेट पर्पस के लिए भी इम्पॉर्टेंट। ये तो रहा एड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कैंसर क्या होता है। कैंसर से बहुत सारे पर्सन की हर साल डेथ होती है, बहुत ही ड्रेडेड डिजीज है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। अगर किसी को हो जाता है, किस कंडीशन में उसको कैसे कैंसर हुआ है उस पर डिपेंड करता है उसका ट्रीटमेंट, मतलब उसको हम बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं। नॉर्मल सेल सो अ प्रॉपर्टी कॉल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मतलब जो नॉर्मल सेल होती हैं जब वो कैंसरियस सेल के कांटेक्ट में आ जाती हैं तो वो भी कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को शो करती हैं। मतलब जब कैंसरियस सेल किसी नॉर्मल सेल को अपने कांटेक्ट में ला लेता है तो वो भी क्या करने लगती है, जो नॉर्मल सेल है वो भी कैंसरियस सेल के साथ मिलकर क्या करती हैं, डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है। कैंसर में क्या होता है, कैंसर में यही होता है एक्सेस डिवीजन होना, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेल डिवीजन हो रहा है, हमारी बॉडी में सेल्स मल्टीपल डिवाइड कर रही है, बहुत ही ज़्यादा डिवाइड कर रही है, उसे हम कैंसर बोलते हैं। तो जैसे कोई भी कैंसरियस सेल है, ये कैंसरियस सेल है, अब इसके पास जितनी भी नॉर्मल सेल है तो ये कैंसरियस सेल क्या करेगी, जो नॉर्मल सेल है ये भी कैंसरियस सेल के कांटेक्ट में आने से क्या होंगी, ये भी जो है ये भी डिवीजन शो करने लगती है। तो नॉर्मल सेल जो है वो कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो करने लगती है, किसके साथ, कैंसरियस सेल के साथ। अब मासेस ऑफ सेल, जब सेल डिवाइड होगा तो क्या होगी, बहुत सारी सेल आपस में मिल जाएंगी, ये सब क्या हो, बहुत सारी सेल आपस में मिल जाती हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मासेस ऑफ सेल। और उस मासेस ऑफ सेल को क्या बोला जाता है, ट्यूमर बोला जाता है। ट्यूमर 2 टाइप के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर। क्या क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर। अब दोनों ट्यूमर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, डू नॉट स्प्रेड अदर पार्ट। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, जहाँ भी रहता है वहीं पे फिक्स रहता है, मतलब बॉडी के अदर पार्ट को वो डैमेज नहीं करता है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो बहुत सारी नई सेल बनाएगा और कैंसरियस सेल का भी फॉर्मेशन करेगा।
जो नॉर्मल सेल होंगी उसको भी अपने कांटेक्ट में लाता है और वहाँ पे भी वो क्या करता है, डिवीजन शो करता है, तो वो आसपास की सेल को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, उसे कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। बट बिनाइन ट्यूमर जहाँ भी होता है वो वहीं पे डैमेज करता है, आसपास की सेल से उसको कोई मतलब नहीं होता। तो ये डिफरेंस है किसके किसके बीच में, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में। उसके बाद न्यू ट्यूमर आर फॉर्म, जितनी भी नई नई ट्यूमर बनती जाएंगी, मतलब जब कैंसरस बॉडी में कैंसर हो चुका है तो क्या होगा, वो डिवाइड करेंगे, डिवाइड होंगी तो क्या होगा, मासेस ऑफ सेल का फॉर्मेशन करें। तो जितनी भी नई ट्यूमर बनती जा रही डिवीजन की वजह से, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेरोसिस बोला जाता है। उसके बाद अब कैंसर होता कैसे है, जो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट प्रेजेंट होते हैं उन सबको हम बोलते हैं कार्सिनोजेन, और इसी से क्या होता है, कैंसर होता है। अब कुछ आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं, कुछ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं, और कुछ केमिकल्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर कैंसर कॉज करते हैं। अब जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन में आता है एक्सरे और गामा रे, एक्सरे और गामा रे, जो इनसे रेडिएशन निकलती है, इससे भी क्या होता है, कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से, जैसे यूवी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या होता है, स्किन कैंसर होता है, हमारी स्किन की सेल्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती है, किससे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। उसके बाद केमिकल कार्सिनोजेन किस में प्रेजेंट होता है, केमिकल कार्सिनोजेन जो होता है वो टोबैको में प्रेजेंट होता है, और वो करता क्या है, वो लंग कैंसर का कॉज करता है। ये जो केमिकल कार्सिनोजेन होता है वो टोबैको के स्मोकिंग, टोबैको में प्रेजेंट होता है, उसकी स्मोकिंग करने से क्या होता है, लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद कैंसर कॉजिंग वायरसेस, ऐसे कौन कौन से वायरस हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, तो कैंसर कॉजिंग वायरसेस का नाम है ऑन्कोजेनिक वायरस, और इनके पास कुछ जीन पाई जाती है, उसका नाम है वायरल सेलुलर, या फिर उसे हम प्रोटो भी बोल सकते हैं। तो कैंसर किससे होता है, जो इन्वायरमेंट में कुछ फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट प्रेजेंट होते हैं उन सबसे कैंसर होता है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन में आता है एक्सरे, गामा रे, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और केमिकल कार्सिनोजेन किस में प्रेजेंट होता है, केमिकल कार्सिनोजेन जो होता है वो टोबैको में प्रेजेंट होता है, उसकी स्मोकिंग करने से क्या होता है, लंग कैंसर होता है। और कैंसर कॉजिंग वायरसेस नोन एज ऑन्कोजेनिक वायरस हम बोलते हैं, और इसकी जो होती हैं दो जीन होती हैं, कौन कौन सी, एक तो होता है वायरल और दूसरा होता है सेलुलर, जिसे हम प्रोटो भी बोल सकते हैं। हमने कैंसर के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं ड्रग एंड अल्कोहल के बारे में, कि कितने टाइप्स ऑफ ड्रग होते हैं, इनका रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये बॉडी में अगर हम इस पर्टिकुलर ड्रग का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, और अल्कोहल का साइड इफेक्ट क्या होता है, अगर अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपियोइड के बारे में। ओपियोइड का जो रिसेप्टर होता है, मेन सबसे ज़्यादा अगर ड्रग से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में या बोर्ड में, तो ज़्यादातर नीट में अगर पूछे जाए तो रिसेप्टर्स के नाम पूछे जाते हैं, या उस ड्रग से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और बोर्ड में पूछा आएगा तो बोर्ड में तो पूरा ड्रग के बारे में डिटेल में ही लिखना होगा, तो वहाँ पे मेन लिखना होगा कि रिसेप्टर और इसको ऑप्टेन कहाँ से करते हैं, या फिर उनका साइड इफेक्ट क्या होता है हमारी बॉडी में, इन सब के बारे में हम डिटेल में लिख सकते हैं। और साथ साथ में एनसीईआरटी में ओपियोइड, कैनाबिनॉइड और कोका एल्कलॉइड जो है उसका पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है तीनों का, और वो तीनों का स्ट्रक्चर भी पूछा आता है नीट में। तो ओपियोइड का जो रिसेप्टर होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसका रिसेप्टर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। तो ओपियोइड का रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे सीएनएस में प्रेजेंट होता है, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। जैसे ही बॉडी के अंदर कोई भी पर्सन अगर ओपियोइड को इनहेल कर रहा है, तो जैसे ही वो ओपियोइड ड्रग हमारी बॉडी में जाता है तो वो सबसे पहले हमारे सीएनएस से और हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से बाइंड करता है। उसके बाद ओपियोइड को कॉमनली क्या बोला जाता है, स्मैक बोलते हैं, और उसको केमिकली क्या बोला जाता है, डाइएसिटिल मॉर्फिन बोलते हैं। और ये जो स्मैक या हम बोले डाइएसिटिल मॉर्फिन, इनका नेचर कैसा होता है, ये वाइट कलर के होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, इस तरीके से ड्रग दिखाई देता है।
ऑप्टेन फ्रॉम स्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। अब ओपॉइड को हम कैसे ऑप्टेन करते हैं, किसकी स्टाइलेशन करते हैं, मॉर्फिन की स्टाइलेशन करते हैं, तब जाके हमें ओपॉइड मिलता है। और इसको एक्सट्रैक्ट कहाँ से कराते हैं, लैटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट के लैटेक्स से जो हम किसको ऑप्टेन करते हैं, स्मैक, या हम बोले ओपॉइड को ऑप्टेन करते हैं। और पॉपी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम क्या है, पेपमर सोमनिफेरम। ये भी कभी कभी नीट में पूछा जाता है कि पॉपी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम क्या है। उसके बाद अब इसको इनहेल कैसे किया जाता है, मतलब ये हमारी बॉडी में ओपॉइड जो ड्रग है ये इंटर कैसे करता है, इंटर करता है बाय द स्नोटिंग और इंजेक्शन की हेल्प से। मतलब ऐसे हाथ पे रख के इसे स्मेल किया जाता है, और साथ साथ में कुछ लोग अगर वो माउथ से स्मेल नहीं कर सकते तो वो लोग इंजेक्शन की हेल्प से ड्रग को अपनी बॉडी में इनहेल कराते हैं। उसके बाद हीरोइन जो होता है ये भी एक प्रकार का ड्रग है। अगर इसको कोई मतलब ले रहा है तो वो बॉडी को क्या करता है, मतलब बॉडी के फंक्शन को बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर देता है। तो ये तो रही बात किसके बारे में, ओपॉइड। तो ओपॉइड का रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, सीएनएस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। इसको कॉमनली क्या बोला जाता है, स्मैक बोलते हैं। केमिकली क्या बोलते हैं, डायस्टिलमॉर्फिन बोलते हैं। नेचर कैसा होता है, वाइट ऑर्डरलेस और क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। ऑप्टेन किससे करते हैं, स्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से, या फिर बोले एक्सट्रैक्ट किससे करते हैं हम, लैटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट से। इसको इनहेल कैसे किया जाता है, बाय द हेल्प ऑफ स्नोटिंग एंड इंजेक्शन की हेल्प से। हीरोइन क्या करता है, ये बॉडी के फंक्शन को बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर देता है। और साथ साथ में जो ओपॉइड ड्रग होता है अगर हम इसका यूज़ करें तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी डालता है, मतलब हमारे हार्ट पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड का रिसेप्टर जो होता है वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। नेचुरल कैनाबिनॉइड को ऑब्टेन किया जाता है, किससे ऑब्टेन किया जाता है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट दैट इज कैनबिस सटाइवा। कैनाबिनॉइड का रिसेप्टर ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इसको ऑब्टेन किया जाता है किसके इन्फ्लुएंस से किया जाता है, कैनबिस सटाइवा के प्लांट से जो है इसको ऑब्टेन किया जाता है। अब कैनाबिनॉइड को अगर यूज़ किया जाता है तो उसको अकेले मतलब उसको किसी के साथ कंबाइन करके यूज़ किया जाता है, उसको कंबाइंड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। उसको कंबाइन किसके साथ किया जाता है, जैसे मैरिजुना के साथ कंबाइंड फॉर्म में यूज़ किया जाता है, हसीस के साथ कंबाइंड फॉर्म में यूज़ किया जाता है, और चरस और गाजा के साथ कंबाइंड फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। अब इसको इनहेल मतलब लेते कैसे हैं, इनहेलेशन मतलब स्मेल करके लेते हैं, और ओरल इंजेक्शन मुंह में भी डाल के इसको लिया जाता है। तो कैनाबिनॉइड का रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। इसको हम नेचुरल कैनाबिनॉइड इसको ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, कैनबिस सटाइवा से ऑब्टेन करते हैं। और इसको जो होता है वो कंबाइंड फॉर्म में लिया जाता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द मैरिजुना, हसीस, चरस एंड गाजा। इनहेल कैसे करते हैं, इनहेलेशन और क्या करते हैं, ओरल इंजेक्शन की हेल्प से क्या करते हैं, इसको इनटेक किया जाता है। और जो कैनाबिनॉइड होता है ये क्या करता है, ये मसल्स की पावर को इंक्रीज कर देता है। इसी वजह से जो कैनाबिनॉइड है इसको अभी रिसेंट टाइम में ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन यूज़ करते हैं टू इंक्रीज देयर मसल पावर। अपनी मसल पावर को इंक्रीज करने के लिए जो स्पोर्ट्स के पर्सन होते हैं वो कैनाबिनॉइड का यूज़ करते हैं। उसके बाद है कोका एल्कलॉइड, जिसे हम कोकाइन भी बोलते हैं। इसको ऑब्टेन किया जाता है कोका प्लांट से, जिसका नाम है इरिथ्रोजाइलम कोका, और ये कहाँ पे पाया जाता है, साउथ अमेरिका में। तो कोका एल्कलॉइड जो है किससे ऑब्टेन किया जाता है, कोका प्लांट से, दैट इज इरिथ्रोजाइलम। और इसका जो रिसेप्टर होता है मतलब ये जो है सबसे पहले बॉडी में एंटर करने के बाद हमारे नर्व सिस्टम में मतलब हमारे नर्वस सिस्टम पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। इसको कॉमनली जो है कोक और क्रैक भी कहा जाता है, मतलब इसके 4 नाम हो गए, एक तो कोका एल्कलॉइड हो गया, एक कोकाइन हो गया, एक कोक हो गया, और एक क्या हो गया, क्रैक हो गया। ये भी क्या करता है, ये भी एनर्जी पावर को इंक्रीज करता है बॉडी के अंदर। अब हेलोसिनेशन क्या होता है, हेलोसिनेशन का मतलब होता है जैसे जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग का यूज़ कर लेते हैं तो उनको क्या होता है, चक्कर सा आने लगता है, और एक ही चीज़ उनको 4 दिखाई देती है। ऐसा लगता है कोई इंसान खड़ा तो ऐसा लगता है उनको वो इंसान 4 मतलब 4 खड़े हुए हैं, ऐसे कुछ उनको दिखाई देना, सर घूमना, इसी को क्या कहते हैं, हेलोसिनेशन कहते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर हेलोसिनेशन प्रॉपर्टी होती है। अगर हम उसको स्मेल भी कर लेते हैं तब भी क्या होता है, हमें चक्कर सा आने लगता है। जैसे कि
एलेट्रोपा बेलेंडोना और धतूरा। ये 2 प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर हेलुसिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। मतलब अगर इनकी स्मेलिंग कर लेते हैं या फिर इन्हें हम खा लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमें चक्कर आने लगता है और एक ही चीज़ हमें 4 दिखाई देती है। उसके बाद है जैसे ड्रग हो गया, बार्बिटूरेट हो गया, एम्फीहिस्टामाइन हो गया और बेंजोडाइजेपिन हो गया। ये सब ड्रग, ये 3 ड्रग ऐसे होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है। कहाँ पे यूज़ किया जाता है? मेडिसिन पर्पस में किया जाता है। और मॉर्फिन भी एक ऐसा ड्रग है आफ्टर सर्जरी, सर्जरी करने के बाद जो पेन होता है तो मॉर्फिन का यूज़ एज अ पेन किलर किया जाता है। कब किया जाता है? आफ्टर सर्जरी। तो मॉर्फिन का यूज़ किया जाता है पेन किलर की तरह। कब यूज़ किया जाता है इसका यूज़? आफ्टर द सर्जरी। अब उसके बाद है बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है अल्कोहल या फिर हम ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में ड्रग का यूज़ करते हैं तो जैसे निकोटीन है, स्टिमुलेट करता है। निकोटीन किस में प्रेजेंट होता है? इस सब में प्रेजेंट होता है। तो ये निकोटीन जैसे ही बॉडी में इंटर करता है तो सबसे पहले हमारे एडिनल ग्लैंड पे इफेक्ट डालता है। अब ये एडिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे पास 2 किडनी होती है और इसी दोनों किडनी के टॉप पोर्शन पे पार्ट जो प्रेजेंट होता है उसे हम एडिनल ग्लैंड बोलते हैं। तो किडनी के टॉप पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है? एडिनल ग्लैंड। 2 किडनी तो 2 एडिनल ग्लैंड। तो निकोटीन जैसे ही बॉडी में इंटर करता है तो सबसे पहले ये हमारे एडिनल ग्लैंड पे इफेक्ट डालता है। वहाँ पे क्या करता है? एडिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? एडिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। तो निकोटीन जैसे ही हमारे एडिनल ग्लैंड पे इफेक्ट डालता है तो ये क्या सिक्रीट करता है? एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर हम एक्सेस अमाउंट में इसका यूज़ करेंगे, निकोटीन का यूज़ एक्सेस अमाउंट में कर रहे हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर और हमारा हार्ट रेट क्या होता है? वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है? ड्यू टू द यूज़ ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ निकोटीन। निकोटीन का अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तब ऐसा होता है। अब स्मोकिंग का क्या? स्मोकिंग जो लोग करते हैं, कौन कौन सा कैंसर होता है, किस टाइप का कैंसर होता है? स्मोकिंग करने से ज़्यादातर लंग कैंसर होता है। कौन सा कैंसर होता है? ज़्यादातर लंग कैंसर होता है। और यूरिनरी ब्लैडर कैंसर भी होता है, थ्रोट कैंसर भी होता है और गैस्ट्रिक अल्सर भी होता है। किसकी वजह से? स्मोकिंग करने से। तो वुमेन अगर बात करें, फीमेल के अंदर कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा होता है और मेल के अंदर? तो मेल के अंदर सबसे ज़्यादा जो होता है वो ओरल कैंसर होता है, मुंह का कैंसर। और फीमेल के अंदर जो कैंसर होता है सबसे ज़्यादा वो है ब्रेस्ट कैंसर। तो फीमेल के अंदर कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा होता है? ब्रेस्ट कैंसर। मेल के अंदर कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा होता है? दैट इज ओरल। उसके बाद और स्मोकिंग करने से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के अमाउंट हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं। स्मोकिंग करने से जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं तो सबने पढ़ा होगा क्लास 11th में ब्रीथिंग वाले चैप्टर में, वहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के कंपैरिजन में जल्दी बाइंड करता है। मतलब जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में इंटर करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड वो मतलब आरबीसी से जल्दी बाइंड कर लेता है। उतनी जल्दी हमारा ब्लड नहीं बाइंड कर पाता है, वो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन जल्दी कर लेता है, हमारा ऑक्सीजन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से स्मोकिंग करने से कार्बन मोनोऑक्साइड के नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं और ऑक्सीजन के नंबर्स डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। किसकी वजह से? ड्यू टू स्मोकिंग। तो स्मोकिंग से जो निकलता वो क्या होता है? उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी से जल्दी बाइंड कर रहा है, ऑक्सीजन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के नंबर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उससे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है? विड्रॉल सिंड्रोम का मतलब होता है जो पर्सन कंटिन्यूअस 3 साल से या 2 साल से कुछ महीनों से अल्कोहल या ड्रग का यूज़ कर रहे हैं, अगर उनको एक दिन ड्रग या अल्कोहल नहीं मिला तो उनकी बॉडी क्या होती है? मतलब बॉडी डिमांड करती है, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड करती है, हमें वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे चाहिए। मतलब अजीब अजीब से हरकतें होने लगती है, जैसे कि एनेक्सिटी होने लगता है, सिकनेस होने लगता है, नोजिया होने लगता है, स्वेटिंग पसीना आने लगता है और दिमाग मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और इंसान मतलब अपने कंट्रोल में नहीं होता है, वो कुछ भी कर सकता है उस कंडीशन में, उसे बोला जाता है विड्रॉल सिंड्रोम। मतलब अगर उसको एक दिन ड्रग या अल्कोहल नहीं मिलेगा तो बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहती, बॉडी अनकंट्रोल हो चुकी है, उसे हम बोलते हैं विड्रॉल सिंड्रोम।
और अल्कोहल का अगर यूज़ कोई भी बहुत एक्सेस अमाउंट में कर रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो जो है ब्रेन हैमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो पर्सन जो है कोमा में जा सकता है। उसका लंग लीवर जो है वो पूरी तरीके से क्या होगा, डैमेज भी हो सकता है, जो कभी भी रिपेयर नहीं होगा अगर कोई भी पर्सन एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल का यूज़ कर रहा है। तो हमने इस पूरे लेक्चर में एड्स के बारे में, कैंसर के बारे में और ड्रग और अल्कोहल के बारे में स्टडी की। आने वाले लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसको भी बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।